जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए डिजिटल बोर्ड के साथ। और आज हम आपको पढ़ाएंगे साइंस में, फिजिक्स में आपको हम सेकंड चैप्टर गति, बल तथा गति के नियम, ठीक है, इस चैप्टर को आज पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं बल तथा गति के नियम। तो हम आज आपको बताने वाले हैं बल तथा गति के नियम। ये आपका सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है और इस सेकंड चैप्टर को आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें सर्वप्रथम आपको हम बल की परिभाषा बताएंगे। तो चलिए, तो आपको हम बल की परिभाषा बताते हैं, ठीक है। बल किसे कहते हैं? तो हम हेडिंग डालते हैं बल। तो देखिए, बल क्या होता है? बल यानी फोर्स। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल लगाया जाता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में हमें परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमारे द्वारा बल लगाया जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। तो हम लिखेंगे बल वह बाह्य कारक है जिससे हमें धक्का या खिंचाव का आभास होता है। ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक होता है जिससे हमें धक्का या खिंचाव का अनुभव हमारे द्वारा अनुभव किया जाता है या आभास किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बल की परिभाषा भी बताई। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है, अथवा में हम कर सकते हैं बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो बल जो होता है वो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो बल से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यह हमने बल के बारे में बताया। तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और F इक्वल टू होता है m इंटू a। तो ये बल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम इस बल का मात्रक बता सकते हैं। बल का मात्रक हम बता सकते हैं। तो यहाँ हम बताते हैं बल का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। या हम इसका मात्रक बता सकते हैं, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इंटू त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये भी एक मात्रक बताया जा सकता है, ठीक है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या हम एसआई मात्रक
न्यूटन कह सकते हैं, यसाई मात्रक। ठीक है, बल का यसाई मात्रक हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन। ठीक है, तो आपको हमने बल की परिभाषा और बल के फॉर्मूले के बारे में, सूत्र के बारे में आपको हमने बताया। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे इस बल जो होते हैं, ये जो बल होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो आपको हम इसके बारे में बताएंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब इसके पश्चात हम आपको बल के प्रकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए बल के प्रकार के बारे में बताएंगे। बल के प्रकार, तो बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है, तो बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। ठीक है, तो अब जानिए संतुलित बल क्या है। देखिए, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल लगाया जाए, ठीक है, और जब हम दो या दो से अधिक पर किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर जब दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्यरत होता है, ठीक है, उन दोनों बलों का परिणामी बल का मान शून्य हो जाए तो लगने वाला बल संतुलित बल होता है। लगने वाला बल क्या होता है? संतुलित बल होता है। जैसे रस्सा खींचा खींची जो होती है, जिसमें दो तरफ से दो टीमें रस्से को खींचती हैं, ठीक है, तो जब दोनों टीमों के द्वारा बराबर बल लगाया जाता है, बराबर बल लगाकर उसको खींचा जाता है, तो ना तो पहली टीम में कोई परिवर्तन होता है ना दूसरी टीम में कोई परिवर्तन होता है, दोनों टीमें एक जगह स्थित हो जाती हैं। तो उस समय, उस स्थिति में उस रस्से पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है, दोनों बलों का परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, वह बल संतुलित बल होता है। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं हम। संतुलित बल, संतुलित बल, तो जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल कार्यरत होता है, तो उन बलों का परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त हो तो लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको संतुलित बल के बारे में बताया, परिभाषा बताई। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल कार्यरत होता है तो उन बलों का परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त हो तो लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हमने उदाहरण आपको बताया कि जब
रस्सा खींचा खींची का खेल होता है, कंपटीशन होता है, तो उसमें दोनों टीमें रस्से को खींचती हैं और जब दोनों टीमों के द्वारा बराबर बल लगाया जाता है तो उनमें किसी भी टीम की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो उस प्रकार उस समय लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने संतुलित बल के बारे में बताया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं असंतुलित बल। ठीक है, तो असंतुलित बल में असंतुलित बल, तो असंतुलित बल क्या है? तो अभी हमने बताया जब किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल कार्यरत होता है तो उनके परिणामी बलों का मान शून्य न प्राप्त हो। जैसे अभी एग्जाम्पल हम बता रहे थे कि रस्सा खींचा खींची का खेल होता है, तो उसमें दो टीमें उस रस्से को दोनों तरफ से खींचती हैं, अपनी अपनी तरफ खींचती हैं, तो उनमें किसी एक टीम के द्वारा लगने वाला बल का मान ज़्यादा हो जाता है और दूसरी टीम के द्वारा लगने वाला बल का मान कम हो जाता है। तो उस दशा में एक टीम जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगती है, दूसरी टीम जो है उसको खींचने लगती है। तो उस समय उन दोनों का बराबर बल ना होने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। चाहे टीम ए की स्थिति में परिवर्तन होगा, चाहे टीम बी की स्थिति में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हो जाना यह प्रदर्शित करता है कि उस पर लगने वाला बल असंतुलित बल है, उस पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। तो हम कहेंगे जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक प्रकार का बल कार्यरत होता है तो उनके परिणामी बलों का मान शून्य प्राप्त ना हो तो कार्यरत बल असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल कहलाता है। तो जब किसी निकाय पर लगने वाला दो या दो से अधिक प्रकार का बल लग रहा हो और उनके परिणामी बलों का मान शून्य प्राप्त ना हो, उस दशा में उस वस्तु पर या उस निकाय पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। और इस असंतुलित बल लगने की कंडीशन में, दशा में, उसमें से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बताया और विधिवत हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके पश्चात हम आपको बताते हैं, इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनर्शिया या जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए, तो जड़त्व के बारे में हम बताएंगे आपको। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व या इनर्शिया। तो जड़त्व किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु
विरामावस्था में होती है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है और रहने का प्रयास करती है। तो किसी वस्तु में यह जो स्थिति होती है या जो अवस्था होती है इसे जड़त्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व। मतलब किसी भी वस्तु में यह गुण जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। तो कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है, चाहे वो गति की स्थिति में है, चाहे वो विरामावस्था की स्थिति में है, वह उसी स्थिति में बने रहती है, तो वस्तु की वह स्थिति जड़त्व कहलाती है। वस्तु में वह गुण जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। तो हम जड़त्व को डिफाइन करेंगे। कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहती है, तथा एक समान गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, अवस्था में है, तो वह गतिमान ही रहती है, गतिमान ही रहती है। वस्तु में पाया जाने वाला यह गुण जड़त्व कहलाता है। ठीक। तो आपको हमने बताया कि कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, जैसे मेज है, कुर्सी है, टेबल, जो भी चीजें हैं ये विरामावस्था में रहती हैं, तो सालों साल विरामावस्था में ही बने रहती हैं। इनकी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कि इन पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर इन पर बल लगाया जाता है तो इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, बल नहीं लगाया जाता तो इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहती है जब तक कि उसमें ब्रेक न लगाई जाए, उस पर कोई प्रतिरोधक बल न लगाया जाए। जब उसको रोकने का प्रयास किया जाता है बल लगाकर, तभी उस गतिमान वस्तु में जो है गतिमान वस्तु जो है रुकती है या ठीक है। तो इस प्रकार से कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहती है, तथा एक समान गति की अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहती है। वस्तु में पाया जाने वाला यह गुण जड़त्व कहलाता है। वस्तु में का यह जो गुण होता है, वस्तु में उसके आंतरिक यह जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो ये हमने जड़त्व को बताया। इसके बाद जड़त्व भी दो प्रकार का होता है। बताइए कौन कौन सा? जड़त्व के दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? बताइए। हाँ चलिए, तो पहला आप लिखेंगे विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। और दूसरा गति का जड़त्व। जड़त्व तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। तो विराम का जड़त्व क्या है? चाहे मेज है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी ये चीजें हैं ये विरामावस्था की स्थिति में ही सालों साल बने रहती हैं। ठीक है। तो इनमें जो जड़त्व का गुण है वो विराम का जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है। और कोई वस्तु गतिमान है,
ट्रेन है, बस है, ठीक है, कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो गतिमान स्थिति में ही वह बने रहती है। तो उनमें उस गतिमान स्थिति में जो यह गति का जो गुण पाया जाता है उसे गति का जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति का जड़त्व। तो इस प्रकार से हमने विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व बताया, और हमने आज इस पहले दिन आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास किया है, और आगे हम इसमें सुधार करेंगे, और जो भी मैटर होगा उसको हम ऑलरेडी इसमें सेव करके पीडीएफ के थ्रू लेकर आएंगे, जिससे आपको पढ़ाने में असुविधा ना हो। तो आज हमने आपको लिखकर जो है परिभाषाओं को लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया, आगे हम इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज तो